दोस्तों, भारत अपनी हवाई ताकत को बढ़ाने के लिए इस वक्त रॉकेट की रफ्तार से काम कर रहा है, क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि फाइटर जेट किसी भी जंग का वो हिस्सा होते हैं जो पलक झपकते ही पूरी लड़ाई का रुख पलट देने का दम रखते हैं। आज की तारीख में भारत के पास राफेल जैसा खूंखार और शक्तिशाली फाइटर जेट मौजूद है, जिसकी दहाड़ से दुश्मन थर थर कांपते हैं। लेकिन दुनिया की दौड़ बहुत तेज हो चुकी है। अमेरिका और चीन जैसे देश अपनी 5वीं जनरेशन के स्टेल्थ योद्धाओं को पहले ही तैयार करके आसमान में उतार चुके हैं, और अब भारत ने फैसला कर लिया है कि वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। भारत सीधे छठी जनरेशन के विमानों के जरिए ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक ऐसी धांसू एंट्री लेने जा रहा है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। हालांकि भारत का अपना स्वदेशी प्रोजेक्ट एम का यानी AMCA मार्क 1 5वीं प्लस जनरेशन का एक घातक लड़ाकू विमान है जो तेजी से तैयार हो रहा है, और इसके बाद एम का मार्क 2 आएगा जो इससे भी 2 कदम आगे का योद्धा होगा। लेकिन हकीकत यह है कि भारत को इन सब से भी पहले एक ऐसा आसमानी शिकारी चाहिए जो दुनिया में सबसे एडवांस हो, और इसके लिए भारत दूसरे देशों के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहा है। आज इसी सिलसिले में एक ऐसी जबरदस्त खबर निकल कर आई है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच तहलका मचा दिया है। असल में यूरोप के सबसे बड़े और सबसे महत्वाकांक्षी 6th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट, जिसे फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCAS कहा जाता है, उसमें भारत की ग्रैंड एंट्री का रास्ता लगभग साफ होता नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर यूरोप के इस सीक्रेट प्रोजेक्ट में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अचानक भारत की याद आने लगी। क्या फ्रांस और जर्मनी के बीच मचे घमासान ने भारत के लिए कामयाबी के दरवाजे खोल दिए हैं? असल में ये पूरी कहानी शुरू होती है यूरोप के उस सपने से जिसे साल 2017 में फ्रांस, जर्मनी और स्पेन ने मिलकर बुनना शुरू किया था। नाम दिया गया फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCAS। मकसद था एक ऐसा आसमानी योद्धा बनाना जो आने वाले 50 सालों तक दुनिया के किसी भी रडार की पकड़ में न आए और पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर दे। लेकिन साल 2026 तक आते आते ये प्रोजेक्ट अब तक के सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। यूरोप के ये दिग्गज देश अब आपस में ही भिड़ गए हैं। इस पूरे टकराव की जड़ में हैं 2 बड़ी कंपनियां, फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन और जर्मनी की एयरबस। इन दोनों के बीच इस बात को लेकर जबरदस्त खींचतान चल रही है कि इस प्रोजेक्ट का असली बॉस कौन होगा, टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल किसका रहेगा और काम का बंटवारा किस तरह से किया जाएगा। फ्रांस चाहता है कि लड़ाकू विमान बनाने का सारा मुख्य जिम्मा उसके पास रहे, जबकि जर्मनी का कहना है कि पैसा हम भी लगा रहे हैं तो बराबरी की हिस्सेदारी हमें भी चाहिए। ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि डसॉल्ट के CEO ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर एयरबस ने अपना आइडियल रवैया नहीं बदला तो ये पूरा का पूरा करोड़ों डॉलर का प्रोजेक्ट धराशायी हो सकता है। हालात ये हैं कि ये तीनों देश अब अलग अलग रास्ते पर जाने की सोच रहे हैं, और ठीक इसी नाजुक मोड़ पर भारत की एंट्री की बात सामने आई है। यही इस खबर का सबसे बड़ा और सबसे रोमांचक ट्विस्ट है। जर्मनी से जो ताज़ा संकेत मिले हैं वो बताते हैं कि बर्लिन अब भारत को इस मेगा प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। जर्मनी के सरकारी गलियारों से ये बात छनकर बाहर आई है कि अगर फ्रांस और जर्मनी के बीच ये अंदरूनी विवाद नहीं सुलझते तो वो भारत जैसे एक मजबूत और भरोसेमंद पार्टनर को इस प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिए अपनी रजामंदी दे सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यूरोप अब भारत को सिर्फ एक खरीदार की नज़र से नहीं देख रहा है जो उनसे हथियार खरीदेगा और पैसे देगा, बल्कि अब वो भारत को एक टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में देख रहे हैं जिसके पास न सिर्फ पैसा है बल्कि बेहतरीन इंजीनियर और एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। भारत ने भी अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि वो छठी जनरेशन के विमानों के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप में दिलचस्पी रखता है। फरवरी 2026 में जब बेंगलुरु में भारत और फ्रांस के बीच सालाना डिफेंस मीटिंग हुई थी, तभी नई दिल्ली ने अपने इरादे साफ कर दिए थे कि वो FCAS जैसे प्रोजेक्ट्स में सिर्फ एक कस्टमर बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि वो इसके को डेवलपमेंट यानी विमान को साथ मिलकर बनाने की योजना पर काम करना चाहता है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये FCAS है क्या भला, और इसके लिए इतनी मारामारी क्यों मची है? तो भाई साहब, आपको बता दें कि FCAS सिर्फ एक अकेला फाइटर जेट नहीं है। इसे एक्सपर्ट्स सिस्टम ऑफ सिस्टम्स कहते हैं, यानी ये एक ऐसा नेटवर्क होगा
जिसमें एक मुख्य स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, जिसके साथ कई सारे छोटे छोटे और बेहद खतरनाक ड्रोन, जिन्हें रिमोट कैरियर्स कहा जाता है, वो भी साथ में उड़ान भरेंगे। इसके अलावा इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर आधारित एक ऐसा नेटवर्क होगा जिसे कॉम्बैट क्लाउड का नाम दिया गया है। ये क्लाउड हवा, जमीन, समंदर, साइबर और स्पेस, इन सभी को एक साथ जोड़ देगा। यानी अगर हवा में उड़ते फाइटर जेट को कोई खतरा महसूस होता है तो उसका डेटा तुरंत समंदर में तैनात नेवी के जहाज या जमीन पर मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम के पास पहुंच जाएगा और सब मिलकर एक साथ दुश्मन पर टूट पड़ेंगे। अब आप खुद सोचिए, जो देश इस लेवल की टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनेगा उसकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। भारत अगर इस प्रोग्राम में शामिल हो गया तो उसे सीधे छठी जनरेशन की उस सीक्रेट टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल जाएगा जिसे डेवलप करने में अमेरिका जैसे देशों को भी पसीने आ जाते हैं। भारत के लिए इस मौके को सोने पर सुहागा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे कुछ ठोस कारण हैं। पहला तो ये कि इससे हमारे खुद के स्वदेशी फाइटर जेट प्रोजेक्ट एम का यानी AMCA को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। जो टेक्नोलॉजी हम अकेले बनाने में शायद 10 से 15 साल लगाते, वो हमें पार्टनरशिप के जरिए बहुत जल्दी मिल सकती है। दूसरा फायदा ये है कि हमें इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ कोटिंग यानी रडार से बचने वाली परत और ड्रोन स्वॉर्म जैसी खतरनाक तकनीकों में महारत हासिल हो जाएगी। आज के समय में इंजन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी देश आसानी से दूसरे को नहीं देता, लेकिन अगर भारत इस प्रोजेक्ट का पार्टनर बनता है तो ये मुमकिन हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल होने का मौका मिलेगा जो सिर्फ हथियार खरीदते नहीं हैं बल्कि दुनिया के सबसे एडवांस हथियार बनाते भी हैं। इससे भारत का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का सपना सच में एक ग्लोबल ब्रांड बनकर उभरेगा। लेकिन रुकिए, कहानी में एक पेच अभी भी फंसा हुआ है। सवाल यह है कि क्या यूरोप सच में भारत को बराबरी का हक देगा? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात आती है तो पश्चिमी देश अक्सर पीछे हट जाते हैं या फिर ऐसी कड़ी शर्तें लगा देते हैं जिन्हें मानना मुश्किल होता है। क्या वो भारत को सिर्फ इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसों की कमी हो रही है, या फिर वो वाकई भारत की बढ़ती ताकत को पहचान चुके हैं? भारत इस बार बहुत ज्यादा सावधान है। 2026 का भारत अब 1990 वाला भारत नहीं है। नई दिल्ली ने साफ कर दिया है कि हमें मैक्सिमम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए। हमें सिर्फ असेंबली लाइन नहीं चाहिए जहां हम कल पुर्जे जोड़ें, बल्कि हमें वो दिमाग और वो फार्मूला चाहिए जिससे ये विमान तैयार होता है। भारत ने इसके साथ साथ ब्रिटेन, इटली और जापान के साझा प्रोजेक्ट GCAP से भी संपर्क बनाए रखा है। यानी भारत के पास अब ऑप्शंस की कमी नहीं है। वो दोनों तरफ देख रहा है कि जहां उसे सबसे ज्यादा फायदा और सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी मिलेगी वो उसी तरफ हाथ बढ़ाएगा। अब जरा उस प्लान बी की बात करते हैं जो फ्रांस के दिमाग में चल रहा है। अगर मान लीजिए कि जर्मनी और फ्रांस के बीच ये झगड़ा नहीं सुलझता और ये प्रोजेक्ट टूट जाता है तो क्या होगा? डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसी सूरत में फ्रांस सीधे भारत की तरफ आएगा। फ्रांस और भारत के रिश्ते पिछले कुछ सालों में एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुके हैं। राफेल डील के बाद से दोनों देशों के बीच जो भरोसा बना है वो बेमिसाल है। फ्रांस जानता है कि अगर जर्मनी साथ छोड़ता है तो भारत ही वो अकेला देश है जो इस भारी भरकम प्रोजेक्ट को फाइनेंस भी कर सकता है और इंडस्ट्रियल सपोर्ट भी दे सकता है। भारत में पहले से ही राफेल का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है जहां कई पुर्जे भारत में ही बन रहे हैं। अगर फ्रांस और भारत मिलकर आगे बढ़ते हैं तो यह दुनिया की सबसे ताकतवर डिफेंस पार्टनरशिप साबित हो सकती है। इससे फ्रांस को जर्मनी की चिक-चिक से आजादी मिल जाएगी और भारत को मिल जाएगा अपना वो छठा जनरेशन का योद्धा जिसका सपना हर हिंदुस्तानी देख रहा है। इधर भारत के अपने घर में क्या चल रहा है ये जानना भी बहुत जरूरी है। भारत का AMCA प्रोजेक्ट अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मार्च 2026 में रक्षा मंत्रालय ने संसद को ये जानकारी दी थी कि भारतीय वायुसेना अपनी छठी जनरेशन की जरूरतों के लिए FCAS और GCAP दोनों का बारीकी से मूल्यांकन कर रही है। भारत की रणनीति बिल्कुल साफ है। हमें रिस्क कम से कम लेना है और फायदा ज्यादा से ज्यादा उठाना है। हम अपना स्वदेशी विमान तो बनाएंगे ही, लेकिन अगर ग्लोबल पार्टनरशिप से हमें कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को 10 साल आगे ले जाएं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। भारत अब एक ऐसी स्थिति में है जहां दुनिया के बड़े बड़े देश उसे अपने साथ जोड़ने के लिए बेताब हैं।
कल तक जो देश भारत को पुरानी टेक्नोलॉजी देने में भी नखरे दिखाते थे, आज वो खुद चलकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आइए साथ मिलकर दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट बनाते हैं। ये भारत की बदलती हुई ग्लोबल इमेज का ही नतीजा है। अगर 2030 या 2035 तक भारत के पास अपना स्वदेशी AMCA भी हो और साथ ही FCAS जैसा एक ऐसा सिस्टम भी हो जो पूरे एशिया के आसमान को कंट्रोल कर सके, तो भारत की ताकत क्या होगी? ये सिर्फ एक लड़ाकू विमान की बात नहीं है, ये भारत के उस रसूख की बात है जो उसे सुपर पावर की कुर्सी पर बैठाएगा। आज जर्मनी का ये सिग्नल देना कि उसे भारत के शामिल होने से कोई ऐतराज नहीं है, ये बताता है कि यूरोप भी समझ चुका है कि भारत के बिना भविष्य की जंग जीतना या भविष्य की टेक्नोलॉजी बनाना अब नामुमकिन है। ये खबर भारत के उन करोड़ों युवाओं के लिए भी एक गर्व की बात है जो भारत को रक्षा क्षेत्र में नंबर 1 बनते देखना चाहते हैं। लेकिन इस पूरे मिशन में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती है समय की। चीन और अमेरिका बहुत आगे निकल चुके हैं। उनके पास पहले से ही चालू हालत में 5th जनरेशन के जेट्स हैं और वो 6ठी जनरेशन के प्रोटोटाइप पर काम कर रहे हैं। भारत को अपनी रफ्तार और तेज करनी होगी। अगर हम पार्टनरशिप में जाते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रोजेक्ट के अंदरूनी विवादों की वजह से हमारे अपने डिफेंस प्रोग्राम में देरी ना हो। भारत को एक बहुत ही बैलेंस गेम खेलना होगा। एक तरफ अपना स्वदेशी प्रोजेक्ट और दूसरी तरफ ग्लोबल पार्टनरशिप। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपनी खुद की कार भी डिजाइन कर रहे हो और साथ ही फरारी या लैम्बोर्गिनी के साथ मिलकर एक नई सुपर कार बनाने पर भी काम कर रहे हो। कुल मिलाकर ये खबर इस बात की गवाही दे रही है कि आने वाले कुछ महीने भारत की हवाई ताकत के लिए बहुत ही निर्णायक होने वाले हैं। फ्रांस और जर्मनी की ये तकरार भारत के लिए एक ऐसा दरवाजा खोल सकती है जिसकी चाबी सालों से हमारे पास नहीं थी। क्या भारत यूरोप की इस डूबती नैया को पार लगाएगा या फिर अपनी शर्तों पर एक नई कहानी लिखेगा? क्या भारत दुनिया का वो तीसरा देश बनेगा जिसके पास 6ठा जनरेशन की वो सीक्रेट टेक्नोलॉजी होगी जो किसी भी रडार को चकमा दे सकती है? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अब भारत किसी का इंतजार नहीं करेगा। भारत अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए तैयार है और वो भी अपनी शर्तों पर। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत को फ्रांस और जर्मनी के इस FCAS प्रोजेक्ट में शामिल हो जाना चाहिए या फिर हमें सिर्फ और सिर्फ अपने स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट पर ही फोकस करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ये देश वाकई हमें वो कीमती टेक्नोलॉजी देंगे जो वो आज तक छुपा कर रखते आए हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय ही इस चर्चा को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है। क्या भारत को ब्रिटेन वाले प्रोजेक्ट के बारे में भी सोचना चाहिए? क्या हमें किसी एक पर निर्भर रहना चाहिए या फिर सबको साथ लेकर चलना चाहिए? आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा।